हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपनी सर्वे की आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी 7th क्लास होगी। इसमें हम आगे का टॉपिक देखेंगे। तो हमारी सीरीज़ वाइज चल रही है सर्वे। तो आप लाइन बाय लाइन सब देखते रहें वीडियो और अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहें और पढ़ते रहें अच्छे से। ठीक है, हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे इस सीरीज़ में आपका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारा साथ के साथ चलता रहेगा, जिसमें हम 4000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से। चलो, तो फिर आज हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप के बारे में कि हमारा एंगल ऑफ डिप होता क्या है। तो हम देखते हैं, जैसे देखो ये हमारा कोई कंपास है मान लो। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, पाइवट। ये मेरा क्या होता है, एगेट कैप। और इसके बीच में मेरा क्या होता है, ज्वेल बेरिंग। और ये मेरी क्या है, निडल। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, क्योंकि अर्थ कैसी है आपकी, अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी निडल है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाती। तो इसको रहना ऐसे चाहिए था, वो कभी कभार ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये मान लो ये आपकी निडल है, कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये जो एंगल इसके बीच आता है, इसी को हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। ये जो वर्टिकल एंगल इसमें आया, ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप सही करने के भी कुछ आपके पास टेक्निक है। जैसे आप यहाँ पर एक काउंटर वेट लगा दो, काउंटर वेट लगा दिया, तो काउंटर वेट, और या तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइडर। राइडर हम बोलते हैं। ठीक है, तो राइडर क्या करता है, जैसे ये आपका डिप आया ना, यहाँ पर आपका ये जो डिप आया, उसको अगर आगे पीछे मूव करके इसको वापस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल में ले आता है। ठीक है, फिर देखो, अगर मान लो मैं कंपास को अपने यहाँ पर रखता हूँ, कहाँ पर, इक्वेटर पे, तो क्या ये कोई एंगल बनाएगा इस लाइन के साथ, नहीं बनाएगा, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ भी एंगल नहीं बनाएगा। तो वहीं हमारा एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ज़ीरो। वहीं देखो, तुम थोड़ा मूव करोगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, बस इक्वेटर पे वो ज़ीरो होता है। बाकी अगर तुम ऊपर 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 चलोगे तो क्या, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ नीडल है तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी कहीं नीडल आई, देखो, तो ये नीडल है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो ये कुछ एंगल बनाएगा ना इस वाली लाइन के साथ, तो उसी को मैं बोलता हूँ डिप एंगल। ठीक है, तो आपको ये हो गया होगा क्लियर। फिर देखो, इक्वेटर तो पे तो क्या होता है मेरा डिप एंगल, ज़ीरो। और अगर मैं पोल्स की बात करूँगा तो पोल्स में मेरा डिप एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर एक यहाँ पर नोट करके इम्पॉर्टेंट है कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड ऑफ नीडल डिप डाउन। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, यानी इस वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कौन सी, नॉर्थ वाली साइड क्या होगी, डिप करेगी। और साउथर्न हेमिस्फीयर पे साउथ एंड ऑफ द नीडल डिप करेगी। मान लो ये तुम्हारी नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है, तो नॉर्दर्न पे कौन सी, ये वाली डिप करेगी 90 डिग्री, और साउथर्न पे, साउथ पे ये वाली। तो बस यही है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। इन साउथर्न हेमिस्फीयर साउथ एंड ऑफ द नीडल डिप डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये डिप आपका क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें कुछ लाइन है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे ज़्यादातर उसे गलत कर लेते हैं।
तो आज हम एक ट्रिक से उसे सीखेंगे कि आप इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कभी इसे गलत नहीं करेंगे। तो देखो, हमारा कौन सी लाइन होती है, जैसे एक्लिनिक लाइन, एक्लिनिक लाइन, ठीक है, ये कौन सी होती है आपकी, जिसमें क्या होता है, ज़ीरो डिप, ठीक है। तो डिप क्या होता है इसमें, डिप एंगल क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो हम इसको एक टेक्निक से समझते हैं, आइसोगोनिक होती है, आइसोक्लिनिक होती है। तो ये लाइन हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो ये गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो, तुम कैसे याद कर सकते हो उसे, यहाँ लिख लो, आइसो तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिख लो आइसोगोनिक, ठीक है। तो यहाँ पर निक आ रहा है ना, तो यानी ये तीन तुम्हारा लेटर है, तो यहाँ पर आगे लिख लो डिप। फिर है आइसो क्लिनिक, तो क्लिनिक में और डिक्लिनेशन में भी क्लिनिक आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना, क्लिनिक, ठीक है। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। और इसे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। तो देखो, अगर तुम्हें पूछा है कि आइसो क्लिनिक लाइन कौन सी होती है, तो आइसो क्लिनिक वो लाइन होती है जो कि सेम डिप को ज्वाइन करे, ठीक है, सेम डिप वाली एरिया को जो ज्वाइन करती है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, आइसो क्लिनिक लाइन। और आइसोगोनिक लाइन अगर तुमसे पूछा होगा एग्जाम में, तो वो क्या होता है, सेम डिक्लिनेशन वाली, ठीक है। और वहीं एगोनिक अगर तुम्हें देखो, एगोनिक है, यहाँ पर NIC है ना, तो एक डिप लिख लो, ठीक है। और क्लिनिक है तो डिक्लिनेशन लिख लो इसके आगे, फिर वही है, इसको क्रॉस करो। तो एगोनिक लाइन अगर तुमसे कभी पूछ ली, तो वो कौन सी होती है, जिसमें ज़ीरो डिक्लिनेशन होता है। और एक्लिनिक लाइन पूछ ली, तो वो कौन सी होती है, जिसमें ज़ीरो डिप होता है, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, और एगोनिक का मतलब, एगो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। तो ऐसे आप क्रॉस करके इसे याद रख सकते हो, इसे लिख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं मेज़रमेंट इन कंपास सर्वे, ठीक है। तो हम ये सब देख लेते हैं कि हमारी फोर बेरिंग क्या होती है, बैक बेरिंग क्या होती है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं फोर बेरिंग में, बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इज कॉल्ड फोर बेरिंग, ठीक है। तो ये मान लो मेरा कोई स्टेशन है और मुझे इस लाइन की बेरिंग निकालनी है, ठीक है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स है। तो ये जो मैं इसकी फर्स्ट स्टेशन से जो मैं बेरिंग निकालूंगा, उसे मैं क्या बोलता हूँ, फोर बेरिंग, ठीक है। अब फिर इस वाले स्टेशन से इस बैक वाली लाइन को अगर मैं निकालूंगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, बैक बेरिंग, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के ऊपर। अब मान लो मेरा डायरेक्शन ऑफ, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो अगर तुमसे पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स है A to B, तब तुम्हारे लिए फोर बेरिंग क्या होगी, फोर बेरिंग होगी ये θ A, और बैक बेरिंग क्या होगी, θ B। तो अगर तुमसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स तुम्हारा B to A है, मतलब हम जो ट्रैवर्स मेरा डायरेक्शन है वो B to A है, तब क्या होगा मेरा, देखो, तब उसके लिए फोर बेरिंग क्या हो जाएगी, θ B। और बैक बेरिंग क्या हो जाएगी, θ A, ठीक है। तो यही है तुम्हारा। फिर बैक बेरिंग देख लेते हैं हम इसमें, इसका लिख लूँ थोड़ा सा, बैक बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेवर्स, ठीक है। वही चीज़ है कि इस वाले स्टेशन से प्रीवियस स्टेशन की जो हम ये लाइन मेज़र करते हैं, ठीक है, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। तो ट्रेवर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो बैक बेरिंग किस डायरेक्शन में निकलेगी, पीछे वाले डायरेक्शन में। तो यही तुमने लिख रखा है, देखो, अपोजिट टू द ट्रेवर्स डायरेक्शन, ठीक है। फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं इसमें। ये मेरा कोई ट्रेवर्स है, ठीक है, हमने ट्रेवर्स कर रखा है, ये मेरा दो स्टेशन है, A स्टेशन B।
तो वहीं देखो, ये लाइन ए बी के लिए पहले इतना देखना, ठीक है, ये वाला मत देखना। देखो लाइन ए बी, अगर मेरा ट्रेवर्स डायरेक्शन कौन सा है, ए टू बी, तो फोर बेरिंग क्या होगी, थीटा ए, और बैक बेरिंग क्या होगी आपकी, थीटा बी। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर मेरा डायरेक्शन और ट्रेवर्स क्या है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, तब मेरे लिए क्या, फोर बेरिंग मेरे लिए तब क्या होगी, देखो थीटा बी, और बैक बेरिंग तब क्या होगी, थीटा ए। ठीक है, तो ये फोर बेरिंग बैक बेरिंग का हिसाब आपका डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स पे, कि किस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, या स्टेशन हम मेज़र कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, उसी के ऊपर क्या डिपेंड होता है आपका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। चलो फिर अगला देखते हैं। देखो फॉर एनी लाइन, ये देख लो किसी भी लाइन के लिए, मान लो ये लाइन है, ये मेरा कोई ए है स्टेशन, ये बी है, तो डिफरेंस फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 का। ठीक है, 180 का डिफरेंस होना चाहिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में। फिर देख लो अगर, ठीक है, अगर फोर बेरिंग की वैल्यू आपकी किससे, 180 से कम है, ठीक है, मान लो कुछ भी है, जैसे 90 है, 95 है, कुछ भी है, तो क्या करोगे, उसमें बैक बेरिंग निकालने के लिए क्या करोगे, 180 प्लस कर दोगे, जैसे इसमें हमने 90 माना हुआ, तो 90 प्लस कर देना। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, बैक बेरिंग। अब वहीं अगर फोर बेरिंग की वैल्यू ज़्यादा है किससे, 180 से, तब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो 195 है, ठीक है, अगर 195 है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा कितना, 180। ठीक है, कम है तो प्लस कर दो, ज़्यादा है तो माइनस कर दो, किससे, 180 से। ठीक है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग तुम्हें पता चल जाएगी। फिर हम इसमें आगे देख लेते हैं, ये हमारे कुछ केस हैं। देखो केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। देखो जैसे मान लो तुम्हारी ये लाइन, एक लाइन ऐसे मिल रही है, एक ऐसे मिल रही है, ठीक है, तो ये बीच वाला एंगल, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंटरनल एंगल। ठीक है, फिर हम केस टू देख लेते हैं। अगर आपकी लाइन कुछ ऐसे मिल रही है, ठीक है, तो ये जो बाहर वाले एंगल को मैं, ये थीटा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, फिर इंक्लूडेड एंगल हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ द एंगल मेजर्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस लाइन, ये वाली लाइन, इसी को मैं इंक्लूडेड एंगल बोलता हूँ। ये वाली लाइन से ये वाली लाइन, नेक्स्ट लाइन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंक्लूडेड एंगल। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंक्लूडेड एंगल निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं हम। देखो फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, मतलब ये वाली लाइन की फोर बेरिंग माइनस प्रीवियस लाइन की बैक बेरिंग। ठीक है, तो अगर मैं इस टोटल में से इतना माइनस कर दूंगा, ये फोर बेरिंग वाली लाइन, तो मुझे अंदर का एंगल पता चल जाएगा, है ना। तो वैसे ही दे रखा है इसमें इंक्लूडेड एंगल, हम कैसे निकालते हैं, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी ये वाली इसकी फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ये बैक बेरिंग इसकी ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से, इस पूरे में से इतना मैं माइनस कर दूं, तो मुझे अंदर वाला एंगल पता चल जाएगा ना, ये वाला एंगल, ये जो ऐसे बन रहा है ये वाला, तो बस इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन हम देख लेते हैं। लोकल अट्रैक्शन इज एन एरर induced in a magnetic needle of the compass due to the presence of local magnetic object like electric wire, bulk iron etc. तो क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा कंपास है, ठीक है, ये क्या होता है मेरा पाइवट, फिर यहाँ पर एक अगेट कैप लगी रहती है, यहाँ ज्वेल बेरिंग है, ठीक है, फिर ये नीडल भी ऐसी होती है। तो क्या होती है वहीं कि आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं रह के कुछ इसमें ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, जो डिप एंगल हमने पढ़ा था ना, तो ये ऐसे हो जाता है कुछ, किस किस की वजह से होता है, अगर मान लो आपकी कहीं इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, ठीक है, मान लो कहीं ऊपर जहाँ आप ये कर रहे हो,
कंपास यूज़ कर रहे हो वहाँ पर क्या है, वायर जा रही है ऊपर, ठीक है, वायर जा रही है, तो उसकी वजह से या तो क्या होता है, आपका बल्क आयरन कहीं पर पड़ा हो, खूब सारा क्या पड़ा हो, आयरन, और ये क्या है, आपकी वायर जा रही हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये निडल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रहती। क्यों? लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट फिर हम इसमें देख लेते हैं, क्या है हमारा, ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट magnetic needle of compass is deflected from actual magnetic north डायरेक्शन, ठीक है, तो जो एक्चुअल मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, उससे क्या होती है, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, लोकल अट्रैक्शन। फिर देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन इसके कुछ। इफ़ फॉर अ लाइन डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, अगर देखो फोर बेरिंग पीछे पड़ा था ना, और बैक बेरिंग का डिफरेंस अगर आपका 180 नहीं आया है, ठीक है, 180 से कम ज़्यादा कुछ भी आएगा हो, तो क्या हो सकता है आपका, या तो एक स्टेशन आपका अफेक्ट हो लोकल अट्रैक्शन से, या क्या हो सकता है, दोनों स्टेशन आपके लोकल अट्रैक्शन से इफेक्ट हो सकते हैं। चलो फिर आगे देख लेते हैं इसमें, फिर वहीं है आगे लिखा हुआ, देन आइदर वन और बोथ द स्टेशन आर अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, एक स्टेशन या दोनों स्टेशन आपके अफेक्ट हो सकते हैं, किससे, लोकल अट्रैक्शन से। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है ऊपर हमने देख चुके हैं। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इफ़ फॉर अ लाइन डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, अगर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इसमें भी दो केस हो सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कितने, दो केस हो सकते हैं, तो वो हम दो केस देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें केस वन हो सकता है मेरा कि बोथ द स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ऐसा हो सकता है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, मतलब कहीं भी वहाँ कहीं वायर नहीं जा रही है ऊपर, ठीक है, और कहीं भी बल्क आयरन नहीं पड़ा है, ठीक है, तो दोनों स्टेशन क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ये एक केस हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि दोनों स्टेशन आपके सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो, कि सेम वैल्यू से अगर दोनों लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टिव होंगे, अफेक्ट होंगे, तो क्या होगा, तब भी डिफरेंस 180 का आएगा, ठीक है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कंसिडर, ठीक है, अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम क्या, सिर्फ केस फर्स्ट को कंसिडर करते हैं, केस सेकंड नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसमें, इफ़ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन देन all bearing measured from that station will have same value of error and hence the same correction is also applied, ठीक है, तो देखो क्या मतलब है इस लाइन का, देख लेते हैं हम इसे, कि अगर कोई भी स्टेशन, मान लो स्टेशन ए है, वो आपका किसी लोकल अट्रैक्शन से इफेक्ट हो रखा है, तो अगर इस स्टेशन से हम कोई भी स्टेशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या, सारे होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ एरर होगा उसमें, ठीक है, जो स्टेशन में एरर यहाँ ए पे आ रहा है वहीं इस वाले इधर भी आएगा, ठीक है, इधर भी आएगा, तो करेक्शन भी उसमें सेम ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यही लाइन है का मतलब है। फिर देख लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल एट एनी स्टेशन विल बी नॉट बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन इवन इफ स्टेशन इज अफेक्टेड, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आपका, कि जो इंटरनल एंगल है या एक्सटर्नल एंगल होगा आपका, ठीक है, ये एंगल, तो ये आपका कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, भले ही क्या हो, स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हो, ठीक है, तो बस इस लाइन का इतना ही मतलब है। तो चलो गाइस, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन एक देख लेंगे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन ज़रूर आप करना। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़, कि मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में या नहीं।
और सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।